नमस्ते। इतिहास भारत का इतिहास। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी से हिंद और अरबी से हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। आरा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुत मत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वो इस प्रकार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन, मध्य भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस 1638 to 1707 को है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसकी संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अच्छे वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूत्र सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इन वेदों के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित सिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के इतिहास से लिखित ऋचाओं को लिखा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख क्रमशः मुख जंगों और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य का शब्द का संबंध गाय से है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख उपजातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दलित दायित्व, कर्तव्यों तथा विषयाधिकारों को स्पष्ट करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की संरचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद करता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्राति कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद
अथर्वण ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इससे कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सही पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यावहारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परगय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित्त, मातृभूमि, महामात्य आदि विवरण में दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुछ तो कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि इसके पुत्र गुरुश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18, इसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियाँ तथा शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सतवत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के समय जानकारी प्रदान करता है। जातंग बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। चाहते हैं बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त दिया 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें समकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य के शुंगों के लिए इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी लेखक ईरान का राजवैत्य भारत के समय में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसने इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाह पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगस्थनीज के टीकाराज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्ययुगीन से संबंधित है। डायोनिशियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का फूल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी से प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एथियंस इस पुस्तक के लेखक के बारे में
जानकारी नहीं है। लेखक कभी 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक पोस्तों के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान चीनी गणराज्य गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयोगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन के से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिव के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं जाति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा रसुद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन से के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद, भारत की खोज, तहकीक हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद तुगलक ने उसे दिल्ली का कागजी एवं न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख पूर्वज कोई एक्समाइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और सत्य आदि के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस ये विष्णुनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हांती गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभियान सोहगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला ह्यूनाक्रमण की जानकारी वित्तीय समलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहना जहाँ का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की जानकारी की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक गुरास्तर बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कालशापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के से उसके प्रसंगित प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और इकमेडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के समान बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालवा, पार्श्वन द्वीप, कंबोडिया, और जावा द्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख शासक हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख का राजा कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदाम नासिक अभिलेख, गौतमी वंश प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, पितृ जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपारा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत की मंदिर की कला की शैली नागर एवं दक्षिण भारतीय मंदिर की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण के में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता था। यह विशेष शैली कहलाती है।
पंचायतन मंदिर शब्द पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, बजखोर जुराहो, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश देवगढ़ उत्तर प्रदेश, कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यजुर्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त गान्य शब्द का संबंध गाय से है। प्राचीन इतिहास में साधक के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सत्व ब्राह्मण का स्थान है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। पुराण संबंधित वंश विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सतवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलेरियस को है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशसाइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड। जहाँ तक बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। शतुर ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जहाँ तक बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। थैंक यू।